गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। राधे 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 बेटा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। बैठ जाइए आप जल्दी से सारे। ठीक है। तो लास्ट क्लास में बच्चों हम लोगों ने कैविटी रिमूवल वाले प्रॉब्लम्स करे थे कि अगर जय हो जय हो जय हो। हेलो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। तो कल बच्चों हम लोगों ने कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन उसके सेंटर ऑफ मास देखे थे। और अगर कैविटी रिमूव कर दी जाए तो सेंटर ऑफ मास कितना शिफ्ट हो जाता है, या रिमेनिंग जो बॉडी है उसका सेंटर ऑफ मास कहां पे रहता है, उसके कुछ सवाल किए थे। तो आज बच्चों डिस्कशन वहीं से शुरू करते हैं जहां हम लोगों ने एंड किया था। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बच्चों आज हम लोग जो टॉपिक रहेगा हमारा वो मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास रहेगा। बोलिए बेटा। हाँ 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 हाँ। गुड। अच्छा अच्छा। हाँ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो उसमें गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बेटा। हाँ, तो क्या कह रहे थे बच्चे उसमें उसमें सर्कल वाले सवाल में क्या हो रहा था? अच्छा अच्छा, ओके ओके। वो तो हम लोगों ने किया था ना सवाल, मास रिमेनिंग हम लोग निकाला था। चलिए चलिए मैं फिर से बता दूं, देखिए। गोला वाला बता देते हैं, देखिए। तो कुछ ऐसा था कि आर रेडियस थी, और आर रेडियस का ये मान लीजिए डिस्क था। आर रेडियस की डिस्क थी, और इसमें से हम लोगों ने एक मास रिमूव कर दिया था। बच्चों ये जो पिछला क्लास में मैंने होमवर्क दिया था वही हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, थोड़ा देख लीजिए आप सब भी। तो इससे हम लोगों ने एक डिस्क रिमूव कर दी थी, और इस डिस्क का रेडियस r/2 था। ठीक है। तो मैंने बच्चों आपको कहा था कि जो मास रिमूव्ड, मास रिमेनिंग इनटू सेंटर ऑफ मास रिमेनिंग, ठीक है, ये बराबर होगा मास ऑफ कैविटी इनटू सेंटर ऑफ मास ऑफ कैविटी। ठीक है। तो जो रिमेनिंग मास है वो लिखना है इनटू सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन। तो अगर आपको सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन चाहिए तो मास ऑफ कैविटी इनटू सेंटर ऑफ मास ऑफ कैविटी डिवाइडेड बाय मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन लिख दीजिए। तो देखिए जरा ध्यान से, अगर ये टोटल मास मैं इसको m मान लेता हूं, ठीक है, तो टोटल मास m है, तो इस वाले डिस्क का मास देखिएगा, इस वाले डिस्क का मास यानी मास ऑफ कैविटी ये होगा, देखिए टोटल मास को एरिया से डिवाइड कर देंगे तो मास पर यूनिट एरिया आ जाएगा, है ना, और फिर उसके उसको इसके एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो r/2 रेडियस है, अगर आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई r स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। तो देखिए पाई आर स्क्वायर चला जाएगा, m/4 बचेगा। तो ये m/4 क्या हो गया, मास ऑफ कैविटी है। अब टोटल मास आपने m माना था, तो रिमेनिंग पोर्शन का मास कितना बचेगा? रिमेनिंग पोर्शन का मास बचेगा, टोटल मास था m/4 हटा लिया गया है, तो रिमेनिंग पोर्शन का मास बचेगा 3m/4। अब रख देना है बच्चों यही वैल्यूज यहाँ। तो हमें सेंटर ऑफ मास रिमेनिंग पोर्शन निकालना है, मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन 3m/4 हो गया, मास ऑफ कैविटी m/4 हो गया, और सेंटर ऑफ मास ऑफ कैविटी बच्चों, तो सेंटर ऑफ मास ऑफ कैविटी यहाँ से r/2 यहाँ पे होगा, तो r/2 रख दीजिए, है ना। m/4 कैंसिल हो जाएगा, तो r/6 आ जाएगा। यही हम लोगों ने पिछली क्लास में निकाला था पूरा सॉल्व करके, है ना। तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन इट विल बी r/6। बच्चों इसी तरह का एक और सवाल करते हैं आज। बोलिए बेटा। m2 मतलब जो रिमूव किया गया है। हाँ, तो देखो आप जरा, जैसे आपको ये रिमूव्ड पोर्शन का मास निकालना है ना, तो आइडिया क्या है देखिए आप समझिए। टोटल मास आप m मान लीजिए, ठीक है, टोटल मास m मान लीजिए, और या आप अगर देखिए दो तरीके हैं, या तो आप टोटल मास m मान लीजिए और फिर टोटल मास m मान के आप मास पर यूनिट एरिया निकाल दीजिए। वो कैसे निकालेंगे, m डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर, ये मास पर यूनिट एरिया आ जाएगा, फिर उसको इसके एरिया से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये देखिए m डिवाइड बाय पाई आर स्क्वायर, ये मास पर यूनिट एरिया आ गया। अब चूंकि मुझे इसका मास चाहिए, मास जो हम लोग कैविटी
क्योंकि बेटा ये मास पर यूनिट एरिया है ना। अब इसको आप इसके एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे ना, पाई आर स्क्वायर बाई 4। ये देखिए फिर से मैं कारण, इसको मैं बहुत बार समझा चुका, फिर समझा। मान लीजिए कि आप 10 चॉकलेट लाते हैं 100 रुपए की, ठीक है। अब मैं आपसे पूछ दूं कि आप ये करो 10 चॉकलेट 100 रुपए की लाए, आप मुझे 4 चॉकलेट्स के कॉस्ट बता दो कितनी हो। कैसे करोगे बेटा आप? 40 होगी। आपने निकाला कैसे? थोड़ा दिमाग से बताइए मुझे कि सर। यूनिटरी मेथड, जिन्होंने डाउट पूछा था वही आंसर कर रहे हैं ना बेटा। नहीं नहीं, आप देखिए जो जिनको डाउट आ रहा है ना बार बार, वो थोड़ा बताइए कैसे निकालेंगे बेटा आप। जैसे 10 चॉकलेट का कॉस्ट है 100 रुपए। हाँ हाँ राइट, 100 डिवाइड बाई 10 किया तो एक का आ गया। तो यहाँ पे देखो 100 डिवाइडेड बाई 10 मतलब टोटल मास डिवाइडेड बाई एरिया, तो मास पर यूनिट एरिया आ गया। जैसे यहाँ पे आपने एक चॉकलेट का पैसा निकाला ना, वैसे यहाँ पे आप कर रहे हो कि मास को एरिया से डिवाइड करेंगे तो 1 मीटर स्क्वायर का मास आ गया, मतलब 1 मीटर स्क्वायर में कितना मास है, फिर उसको कैविटी के मास से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पे आपने एक चॉकलेट का पैसा निकाल के उसको 4 चॉकलेट से मल्टीप्लाई किया, है ना। अभी थोड़ा बहुत आया समझ में? अब ये थोड़ा सा सीखना पड़ेगा बेटा ये, क्योंकि आपको इस तरह के सवालों में बहुत बार ये मिलेगा, ठीक है। बोलिए बेटा। हम्म। एरिया नहीं बेटा, मास जिसका ज्यादा होगा ना। कॉन्सेप्ट तो ये ऐसे मान लीजिए, ऐसे दो चीजें रखी हुई हैं, ठीक है ना, ऐसे साइड बाय साइड, ठीक है। तो इसमें आप मान लीजिए कि सेंटर ऑफ मास मान लीजिए आपको निकालना है। ये मान लीजिए इसको ओरिजिन मान लेता हूं मैं 0,0, ठीक है। तो बेटा इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा। इसका मास मान लीजिए कुछ m1 है, इसका मास m2 है। तो लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आप कैसे लिख दोगे? m2 इंटू जो भी इसका रेडियस होगा, मान लीजिए a बोल देता हूँ, ठीक है, प्लस m1 इंटू इसका सेंटर ऑफ मास कितना होगा, जैसे मान लीजिए साइड a है तो इसका सेंटर ऑफ मास a/2 पीछे होगा, तो माइनस a/2 डिवाइड बाई टोटल m1 प्लस m। हाँ, ऑरिजिन मान लीजिए सवाल में आपको बताया होगा कि कहाँ पे ऑरिजिन है या किसके रेस्पेक्ट में पूछ रहा है, वो बताया होगा। सेंटर ऑफ मास पूछ लिया था पुली में। इसका बेटा एक्सलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, वो तो अभी पढ़ेंगे, अभी पढ़ा नहीं है। अभी एक्सलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आज का टॉपिक वही है। ये मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास किस में होगा? हाँ हाँ बोलिए बोलिए। अच्छा पहले पहले सवाल भी बोल दीजिए, क्योंकि सवाल हो सकता है कुछ मैं गलत लिखा हूँ। हाँ हाँ। ओके। हाँ ओके, फिर आगे पढ़िए बेटा। ओके ठीक ठीक, बस बस समझ गया बच्चे, हो गया, थैंक यू। तो देखिए डेंसिटी भी सेम बच्चों, ये थोड़ा सवाल देख लीजिए, मैं आप लोग भी थोड़ा सा मिलकर डिस्कशन करते हैं, किसी को आंसर आए तो बताइएगा। सवाल में दे रखा है कि एक स्क्वायर प्लेट है जिसका साइड ए है, और एक सर्कुलर प्लेट है उसका डायमीटर ए है। दोनों का मास पर यूनिट एरिया सेम है, मतलब डेंसिटी आप मान लो मास डेंसिटी सेम है। तो सवाल में पूछा गया है कि सेंटर ऑफ मास किधर लाई करेगा, मतलब स्क्वायर के साइड लाई करेगा या सर्कल। कोई बच्चा इसमें विचार व्यक्त करना चाहे अगर कि सर ऐसा होगा, कर सकते हो बेटा आप सॉल्व। और ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हम लोगों ने इसको पढ़ रखा है। तो अगर किसी को क्लिक कर जाए, मैं एक बार फिर से क्वेश्चन थोड़ा अच्छे से समझा देता हूँ आपको।
आप कर सकते हो बच्चों आंसर। तो अगर आपके दिमाग में कोई थॉट चल रहा है ना कि सर ऐसा सोच सकते हैं क्या, तो आप बिल्कुल डिस्कशन करिए। हाँ। हाँ। ये जो दूसरा स्टेटमेंट आप बोले मास सेम रहेगा, इसका क्या एक्सप्लेनेशन देंगे कि मास क्यों सेम रहेगा? हम्म। 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 बहुत बढ़िया। एक्चुअली बच्चों, हाँ एकदम सही है। अम, इसका एरिया ज्यादा है बच्चों, तो इसमें मास ज्यादा होगा, तो मास जो स्क्वायर प्लेट का है ना वो ज्यादा हो जाएगा मास ऑफ डिस्क से। कारण क्या है सर? देखिए बच्चों, मास पर यूनिट एरिया सेम है क्योंकि सवाल में बोल दिया मास डेंसिटी सेम। अच्छा, मास डेंसिटी सेम है सर, उससे क्या फर्क पड़ेगा? अब उससे आप क्या देखिए, सेंटर ऑफ मास किस चीज पे डिपेंड करता है? मैंने आपको बताया कि जैसे दो पार्टिकल्स रखे हुए हैं, मान लीजिए एम और कैपिटल एम, तो बच्चों सेंटर ऑफ मास किसके करीब होगा अगर दो पार्टिकल्स रखे हुए हैं? मान लीजिए कि कैपिटल एम बड़ा है स्मॉल एम से, सेंटर ऑफ मास बड़े वाले के पास हो। हाँ, तो अब जैसे ये दो पार्टिकल है बच्चों, ठीक है, अब इनका आपको जैसे सवाल हल करना है तो आप इसको ऐसा ही मान लेंगे कि इसके सेंटर पे एक पार्टिकल रखा है जिसका मास मान लीजिए मैं एम एस क्यू बोल देता हूँ, मास ऑफ स्क्वायर, और इसके सेंटर पे एक पार्टिकल रखा है जिसको बोल देता हूँ एम सी, मास ऑफ डिस्क या मास ऑफ सर्कल बोल देता हूँ, ठीक है, मास ऑफ डिस्क। अब इनमें से जो भी जीत जाएगा बच्चों, क्योंकि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो तो दोनों के सेंटर से बराबर दूरी पे है, ठीक है, तो इनमें से जो जीत जाएगा सेंटर, अगर दोनों बराबर मास होते, मैं कुछ ऐसा अरेंजमेंट कर देता मास और डेंसिटी का कि दोनों के मास बराबर आते, तो बिल्कुल सेंटर पे ही लाई करता। पर यहाँ पे मास नहीं बराबर बोला है, डेंसिटी बराबर बोला है, तो पूछा कि बताओ किधर लाई करेगा? तो बेटा, अब अगर आप देखो स्क्वायर का मास निकालोगे तो सिग्मा इंटू एरिया ऑफ स्क्वायर करोगे। अगर आप डिस्क का निकालोगे, चूंकि इसका डायमीटर ए है तो इसकी रेडियस ए बाई टू होगी, तो इसका मास निकालोगे तो आप लिखोगे सिग्मा इंटू पाई ए स्क्वायर बाई फोर। तो बच्चों आप देख लीजिएगा, सिग्मा ए स्क्वायर जो है ना बड़ा होगा सिग्मा पाई ए स्क्वायर बाई फोर से। सर कैसे पता चल गया आपको? देखो, सिग्मा दोनों में है तो इसका तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ए स्क्वायर दोनों में है इसका भी नहीं फर्क पड़ेगा। यहाँ पे देखो बच्चों वन है और यहाँ पाई बाई फोर बन रहा है। आप अगर देखो तो पाई बाई फोर जो है वो एक से छोटा है, ठीक है, 3.14 डिवाइड बाई फोर, तो ये बड़ा हो जाएगा क्योंकि ये वन इंटू सिग्मा ए स्क्वायर, ये पाई बाई फोर इंटू सिग्मा ए स्क्वायर है, तो ये बड़ा हो जाएगा, मास ऑफ स्क्वायर बड़ा हो जाएगा तो सेंटर ऑफ मास स्क्वायर प्लेट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। लॉजिक समझ में आया आपको? ठीक ठीक, चलिए आ जाइए बच्चों। थैंक यू। थोड़ा सा मैं एक कैविटी वाला एक प्रॉब्लम कराता हूँ, फिर मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पे बढ़ते हैं। तो कैविटी वाला प्रॉब्लम बच्चों कुछ इस तरह से है कि एक स्फीयर है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, सॉलिड स्फीयर है, और इस सॉलिड स्फीयर का रेडियस 2r है और यूनिफॉर्म डेंसिटी है बच्चों, ठीक, डेंसिटी में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यूनिफॉर्म डेंसिटी। अब आप समझ गए होंगे बच्चों हम लोग क्या करने वाले हैं। हम लोगों ने क्या किया कि इसमें से एक मास रिमूव कर दिया, ठीक है, और वो मास कुछ इस तरह से हम लोगों ने रिमूव किया, देखिएगा। तो रेडियस, जो मास रिमूव किया है बच्चों उसका रेडियस r है, और जिससे रिमूव किया उसका रेडियस 2r है। तो आपसे सवाल में पूछ दिया गया सेंटर ऑफ मास कितना शिफ्ट हो जाएगा? बच्चों सारी थियरी सब कुछ आपको पता है, बस अब करना है इसको और आंसर बताना है। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे एकदम सही बताएंगे। और जो भी आंसर है बच्चों घबराइए नहीं, सही गलत की चिंता मत किया करिए, अगर आपने दिमाग लगाया है सॉल्व किया तो सही ही होगा। नहीं 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 नहीं, इसमें डिफरेंट, ये सॉलिड स्फीयर है बेटा, हम लोगों ने डिस्क वाले किए थे सब। बच्चों ये अलग है, क्योंकि 2D है तो उसमें कुछ कह नहीं सकते, मतलब डायग्राम देख के आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन ये अलग सवाल है, ये सॉलिड स्फीयर है, हम लोगों ने डिस्क वाले किए थे सब।
आप डायरेक्ट फॉर्मूला से कर लीजिएगा बच्चों, MR/XR इज इक्वल टू MC/XC। ठीक है, दो आंसर्स आए बच्चों, R/14 और R/3। ठीक है, और बच्चों जिनका होता जाए बताइएगा। फिर से आपको यहाँ पे मास ऑफ कैविटी निकालना पड़ेगा, बोलिए। नहीं नहीं नहीं, इसमें एरिया नहीं लेंगे बेटा, वॉल्यूम लेंगे। ठीक है, तो वॉल्यूम जो होता है सॉलिड स्फीयर का 4/3, हाँ 4, R/3 आ रहा है, R/14 आ रहा है, R/3 आ रहा है, R/14। R/7। चलिए बच्चों, मैं थोड़ा सा मदद करता हूँ, देखते हैं। और बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सारे अटेम्प्ट करते हैं जब मैं सवाल देता हूँ, है ना। प्लीज बैठे मत रहा करिए, क्योंकि जितना ज्यादा आप दिमाग लगाएंगे उतना ज्यादा प्रैक्टिस होगी और उतना बढ़िया आप पेपर में परफॉर्म कर पाएंगे। आइए, तो फॉर्मूला जो बच्चों है हमारे पास वही लगाएंगे, है ना। मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन इंटू सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन बराबर मास ऑफ कैविटी इंटू सेंटर ऑफ मास ऑफ कैविटी। क्या किया जाए, मास ऑफ कैविटी कैसे निकाला जाए। तो ये देखा गया बच्चों की क्योंकि यूनिफॉर्म डेंसिटी का सॉलिड स्फीयर है तो हमें नहीं पता, हम यूनिफॉर्म डेंसिटी रो मान लेते हैं। तो पूरे स्फीयर का मास, मास ऑफ टोटल कंप्लीट स्फीयर बच्चों वो लिखेंगे आप डेंसिटी इंटू वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं मास ऑफ कैविटी तो आप लिखेंगे डेंसिटी इंटू 4/3 पाई आर। एक सेकंड बच्चों, यहाँ पे मैंने चूंकि पूरे स्फीयर की डेंसिटी 2r मानी है ना, यहाँ पे लिखना पड़ेगा मुझे 4/3 पाई इंटू 2r का होल। और यहाँ पे लिखेंगे बच्चों मास ऑफ कैविटी तो लिखेंगे रो इंटू 4/3 इंटू आर क्यूब। ठीक है, मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन बच्चों अगर लिखना होगा आपको तो टोटल मास, टोटल मास बच्चों आप यहाँ देखेंगे तो 8r क्यूब, मैं इसको लिख देता हूँ 4 पाई रो बाई 3, 4 पाई रो बाई 3 इंटू 8r क्यूब टोटल मास। इसमें से कैविटी का मास हटा देंगे, कैविटी का मास है 4 पाई रो बाई 3r क्यूब। तो जो कैविटी का जो मास आ जाएगा हमारे पास, सॉरी मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन आ जाएगा 8r क्यूब में से एक r क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा तुम्हारा 4 पाई रो r क्यूब बाई 3 इंटू 7। ठीक है, तो अगर आप बच्चों मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन इन टर्म्स ऑफ m निकालें, मतलब मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ये आएगा 4 पाई रो आर क्यूब 7 4 पाई रो आर क्यूब बाई 3। ठीक है, अगर आप टोटल मास के टर्म्स में लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं। देखिए, अगर आप इसको पूरा टोटल मास के टर्म्स में लिखना चाहें, डेंसिटी के टर्म्स में नहीं लिखना चाहते तो भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इसको लिख देंगे आप 4 पाई रो बाई 3, तो इसको 8 4 पाई रो बाई 3 आर क्यूब। तो टोटल मास बच्चों देखिए ये है आपका, ठीक है? और जो मास ऑफ कैविटी है वो 4 पाई रो आर क्यूब बाई 3 है। तो अगर आप कैविटी का टर्म्स को लिखना चाहें बच्चों इन टर्म्स ऑफ m, तो देखिए एक काम करता हूं मैं, 4 पाई रो आर क्यूब, ठीक है, इसकी जगह यहां से सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, तो 4 पाई बाई 3 रो आर क्यूब, 4 पाई बाई 3 रो आर क्यूब। ठीक है, ये मास ऑफ कैविटी है। ठीक है, तो ये देखो तुम्हारा कितना बन जाएगा 3, सॉरी 4, ये बच्चों ये मास ऑफ कैविटी लिखा हुआ है अगर आप देख पा रहे हो, तो एक्चुअली ये मास ऑफ कैविटी लिखा हुआ है ना, रो 4 पाई आर क्यूब बाई 3, रो 4 पाई आर क्यूब बाई 3, ये मास ऑफ कैविटी है। तो मास ऑफ कैविटी m बराबर 8 टाइम्स मास ऑफ कैविटी है, तो मास ऑफ कैविटी को जो है बच्चों आप लिख सकते हैं m/8। ठीक है, ये मास ऑफ कैविटी बच्चों आपका m/8 बन जाएगा। तो मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन कितना बन जाएगा, मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन बन जाएगा, हाँ टोटल मास में से कैविटी का मास हटा दीजिए आप, तो 7m/8 बन जाए। तो बच्चों मैंने देखिए दो तरीके से आपको बताया, अगर आप डेंसिटी के टर्म्स में लिखना चाहें, मतलब ये वाला आप वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दीजिए, मास ऑफ कैविटी तो ये वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दीजिए,
मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ये है, ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दीजिए, उससे भी आंसर आ जाएगा। अगर आप रो के टर्म्स में कंफर्टेबल नहीं है तो आप ऐसे कर लीजिए कि पहला मास टोटल मास m मान लीजिए, फिर उसका उसके टर्म्स में कैविटी का मास निकाल लीजिए। अगर टोटल मास m है तो कैविटी का मास m/8 होगा, रिमेनिंग पोर्शन का मास 7m/8 होगा। अब यहाँ पे वैल्यू रखिए, तो मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन बच्चों कितना है 7m/8, और सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन हमें चाहिए, हाँ, सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन हमको चाहिए बराबर मास ऑफ कैविटी कितना है, मास ऑफ कैविटी m/8 है, और सेंटर ऑफ मास ऑफ कैविटी बच्चों कहाँ हो जाएगा, r दूरी पे हो जाएगा। ठीक है, अब बस यही करना था बच्चों, कैंसिल हो जाएगा 8 से, ये बच्चों मेरे हिसाब से r/7 आना चाहिए। और किसी का कुछ और आ रहा है तो आप मुझसे डिस्कशन कर लीजिए कि सर हमने ऐसे किया है, हमारा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे r/14 बता रहे थे। अच्छा इसको हाँ, समझ गए। आपने इसको r माना होगा, इसको r/2 मान लिया होगा, है ना? ठीक है, ठीक है। बच्चों इसमें कुछ भी डाउट है तो आप पूछ लीजिए, और हर बार आपको, जैसे इसमें डेंसिटी चूंकि पूरा 3D में है ना स्फीयर, तो वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना पड़ गया। जब डिस्क कर रहे थे तो एरिया से मल्टीप्लाई कर रहे थे। ठीक है, हाँ बोलिए बोलिए। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सोच सकते हो आप। देखो, ठीक है, ऐसा भी सोच सकते हैं आप, जैसे बच्चों देखिए मास आप कैसे लिखते हैं, मास लिखते हैं आप डेंसिटी इंटू वॉल्यूम 4 पाई/3 आर क्यूब, ऐसा लिखते हैं। तो आप देखिए बच्चों यहाँ मास जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर क्यूब के। अगर आपको जैसे ये पूरा, ये तो मैंने आपको बेसिक से बता दिया, अगर आपको ये क्लिक हो गया, ये अच्छे से आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, तो एक तरीका ये है कि m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर क्यूब के। तो अगर बेटा 2r रेडियस का मास m है, तो r रेडियस का मास, देखिए m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब है ना, तो अगर आप रेडियस को आधा कर देंगे तो मास 8 टाइम्स घट जाएगा। अगर आप इतना सोच पा रहे हैं तो ये सोच सकते हैं कि देखिए 2r रेडियस का मास m है, तो आधे, जब रेडियस आधा कर देंगे तो मास 8 गुना कम हो जाएगा। 2r रेडियस का मास m है, रेडियस आधा कर देंगे तो मास 8 गुना कम हो जाएगा। ऐसे भी सोच सकते हैं, नहीं ऐसे क्लिक हो रहा है तो फिर बच्चों आप बेसिक मेथड से तो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, आइए बच्चों, एक सवाल और। हाँ हाँ हाँ, जो लोग नोट कर रहे हैं नोट कर लीजिए, कुछ डाउट हो तो बच्चों पूछते चलिए। अगला सवाल मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। तो जो जिनका हो गया, मैंने साइड में एक सवाल लिख दिया है। एक हॉलो कोन है और उसके नीचे एक सॉलिड हेमिस्फीयर रखा है। सॉलिड हेमिस्फीयर का मास 2m है और हॉलो कोन का मास m है। हॉलो कोन की हाइट जो है वो 2r है, रेडियस दोनों की सेम है, तो आपको इस कॉम्बिनेशन का सेंटर ऑफ मास बताना है।
इनका भी आंसर आ जाए बता देना। ओके, तो मतलब बच्चों आपको देखिए, अच्छा ये मैं थोड़ा सा, आप ओरिजिन इसी को मान लीजिएगा बच्चों। ये है जो आपका सेंटर है ना, जो कॉमन सेंटर है, वही ओरिजिन है, तो उसी के रेस्पेक्ट में बताना है आपको सेंटर। 9r/4 मतलब ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ? ओके, 3r/4। अच्छा बच्चों एक चीज बता दीजिए कि इसका कोई एक्स कोऑर्डिनेट होगा क्या सेंटर ऑफ मास का, या एक्स कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का ओरिजिन ही रहेगा, मतलब 0 ही रहेगा? ये सबको समझ में आता है बच्चों, 0 ही रहेगा? कारण क्या है बच्चों, 0 क्यों मान रहे हैं आप? हाँ, जितन जो इस साइड मास है वही इस साइड मास है बच्चों, तो सेंटर ऑफ मास यहीं रहेगा। अगर इस साइड ज्यादा होता तो इधर शिफ्ट हो जाता, इस साइड ज्यादा होता तो इधर शिफ्ट हो जाता। अब y में क्या होगा हमें नहीं पता, क्योंकि y के रेस्पेक्ट में देखेंगे, मतलब x एक्सिस के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। ऊपर कौन है, उसका मास m है, नीचे सॉलिड हेमिस्फीयर है, उसका मास 2m है। तो y कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा, तो हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे, y सेंटर ऑफ मास बराबर m1y1 प्लस m2y2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। देखिए बच्चों m1 प्लस m2 हमें सीधा सीधा दिख रहा है, 2m प्लस m, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 3m। m1y1, तो कोन को बच्चों मैं m1 मान लेता हूँ, तो उसका मास हमारे पास गिवन है m। अच्छा, इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा, हॉलो कोन का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है बच्चों? बेस से कितना ऊपर? h/3, h/3 पे होता है। तो बच्चों इसकी हाइट 2r गिवन है, तो 2r/3 पे जो है हो जाएगा m1y1 प्लस m2y2। m2 बच्चों सॉलिड हेमिस्फीयर, इसका मास हमें गिवन है, और इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है बच्चों सॉलिड हेमिस्फीयर का? 3r/8। तो बच्चों आपको 3r/8 लिखना है, साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि 3r/8 माइनस साइन के साथ जाएगा। ये आप समझ पाए ऐसा क्यों? सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है बच्चों, निगेटिव y कोऑर्डिनेट में। तो अब बच्चों यहाँ से देखिए mm तो आप हटा ही दीजिए, ऊपर बच जाएगा आपका 2r/3, और माइनस में बच जाएगा बच्चों आपका 2 से कैंसिल होगा, माइनस 3r/4 होल डिवाइडेड बाई 3। ठीक है बच्चों, ऊपर एलसीएम ले लीजिए, तो 8, 8 माइनस 9, तो माइनस r/4 बच्चों ऊपर बच जाएगा, है ना? 8 माइनस 9, सॉरी r/4, और एक सेकंड, r/4 नहीं बचेगा, 8 माइनस 9, तो माइनस r ऊपर बचेगा, और एलसीएम लेंगे बच्चों तो 12, ये बन जाएगा माइनस r/12, और पहले से 3 है, तो माइनस r/36। अब बच्चों देख लीजिए, अगर कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक लग रही है तो देख लीजिए, और अगर आपका सही लग रहा है, कुछ लग रहा है कि सर ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, तो आप बिल्कुल फ्री हैं, डिस्कशन कर लीजिए। r/, जो भी आपने आंसर्स बताए थे बच्चों, मुझे बताइए कहाँ गड़बड़ हुई, क्या लिखने में चूक हो गई? हाँ, हाँ। एक-एक करके बोलिए, 2 लोग का आवाज़ नहीं समझ, एक-एक करके बोलिए। कोई भी बोल दीजिए पहले। हाँ। अ, ये माइनस क्यों लगा है, ये पूछ रहे हैं आप?
देखिए ये ऑरिजिन है, इसका सेंटर ऑफ मास ऊपर है ना, इसका सेंटर ऑफ मास नीचे है, तो इसको माइनस लिखना पड़ेगा ना। m1 r1 प्लस m1 x1 सॉरी m1 y1 प्लस m2 y2 करते, दूसरा कोऑर्डिनेट नेगेटिव है तो माइनस लिखना पड़ेगा। आप लोगों ने प्लस कर दिया था क्या यहाँ पे? अच्छा, और बताइए बच्चों, और क्या मोमेंट ऑफ मास से निकालने की कोशिश की, उसमें थॉट प्रोसेस क्या था आपका? हाँ हाँ हाँ, फिर नहीं नहीं, देखिए आप मेरी बात समझिए, आपका गड़बड़ इसलिए हो गया क्योंकि आपने सेंटर ऑफ मास को पहले ही यही मान लिया, फिर आपने बोला कि इस साइड का मोमेंट और इस साइड का मोमेंट बराबर होना चाहिए। ठीक है, अगर सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा तो इस साइड का मोमेंट और इस साइड का मोमेंट बराबर होगा, पर सेंटर ऑफ मास यहाँ है ही नहीं, सेंटर ऑफ मास इससे नीचे है, यहाँ पे कहीं पे है। अब इस -r/36 के हिसाब से आप मोमेंट देखेंगे तो जीरो हो जाएगा। और बताइए बच्चों, और कुछ कोई डिस्कशन करना चाहता है? हमने सर ऐसे किया, मेरा क्यों गलत आ गया, या आपने ऐसा क्यों कर लिया? बिल्कुल फील फ्री टू आस्क क्वेश्चंस। चलिए बच्चों, इस तरह के सवाल हो सकता है कभी कभार कि दो ऑब्जेक्ट्स ऐसा आपको रख के एक साथ पूछ ले। हाँ ठीक, उसका कारण देखिए क्या है। ये जैसे वाई एक्सिस है, ठीक है। अब मान लीजिए, थोड़ा सा आप सोच के आंसर करिएगा कि मान लीजिए कि ये ओरिजिन है 0,0 और मैं आपसे कह दूं कि एक मास, बच्चों जो लोग लिख रहे हैं वो लिखते रहिए, ये सॉल्यूशन है इस आंसर का, ठीक है। एक पार्टिकल इसका मास m है और इधर एक पार्टिकल है उसका मास m है, दोनों बराबर दूरी पे है, ये भी r दूरी पे है, ये भी r दूरी पे है। तो बताइए इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? दोनों मास बराबर हैं, दोनों इस पॉइंट से r दूरी पे हैं, तो कहाँ पे बोलेंगे आप इसका सेंटर ऑफ मास इस पूरे का? बोलिए। यही है ओरिजिन बेटा, ओरिजिन पे होगा, है ना? जिन्होंने डाउट पूछा था बेटा, आपको समझ में आ रहा है? हाँ, कारण उसका क्या है कि इस साइड का जो प्लस मोमेंट है वह उतना ही माइनस मोमेंट है, तो प्लस माइनस दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो एक सेंटर ऑफ मास कुछ आएगा नहीं, क्योंकि जब आप एक सेंटर ऑफ मास लिखते हैं ना, तो आप सारे मोमेंट्स का सम लिखते हैं, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 एंड सो ऑन, ऐसा लिखते हैं, डिवाइड बाय टोटल मास। तो देखिए जितना पॉजिटिव मोमेंट है, मतलब mr जितना पॉजिटिव है उतना ही rm नेगेटिव है, तो ये दोनों मिलके पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो जाएगा, तो एक सेंटर ऑफ मास कहीं शिफ्ट नहीं होगा। या थोड़ा सा आपको फील भी आनी चाहिए कि अगर जितना मास राइट साइड है उतना ही मास लेफ्ट साइड है, तो सेंटर ऑफ मास ओरिजिन में होगा। अब यहाँ पे देखिए, जिस तरह का मास इधर डिस्ट्रीब्यूटेड है उसी तरह का मास इधर भी डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो दोनों साइड बराबर सेम तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड, सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे ही होगा। ठीक है बच्चों, अब हेडिंग डाल दीजिए अगली, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। बोलिए बेटा। हम्म, ये देखिए, ये ओरिजिन है, इसके रेस्पेक्ट में मैंने दोनों लिखे हैं ना, तो जो हमारा आंसर है -r/36, वो ओरिजिन से r/36 नीचे। हेडिंग डाल दीजिए बच्चों, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक, एक क्वेश्चन और देता हूं आपको होमवर्क के लिए। हेडिंग डाल दीजिए बच्चों, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। मैं सवाल देता हूं आपको होमवर्क के लिए एक। सेंटर ऑफ मास ऑफ कॉम्बिनेशन निकालना है बच्चों। ऊपर डिस्क रखी हुई है, नीचे हॉलो हेमिस्फीयर है, रेडियस 2r, मास m, और ये ओरिजिन मानना है आपको, जो सेंटर है पूरे
डिस्क रख दिए बेटा, आप उसके आप स्टेबिलिटी पे मत जाइए, रख दी है किसी तरह से हम लोगों ने, मतलब दोनों के सेंटर कोइंसाइड कर रहे हैं, आप समझ गए? मतलब ऐसा बॉल है और उसके ऊपर ऐसा डिस्क रख दी है, इस तरह से रखी गई है डिस्क कि दोनों के सेंटर कोइंसाइड कर रहे हैं, और उस सेंटर के रिस्पेक्ट पे ही आपको सिस्टम का कॉम्बिनेशन, जो कॉम्बिनेशन है उसका सेंटर ऑफ मास बताना है। ठीक है बच्चों, सब क्लियर है? हाँ, हेडिंग डाल दीजिए, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब बच्चों थोड़ा सा ये समझने के बाद कि भाई सेंटर ऑफ मास क्या होता है, सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं, डिफरेंट अरेंजमेंट्स के लिए सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं, अब समय आ गया बच्चों कुछ मोशन का, उसके मोशन के बारे में पढ़ने के, उसकी वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, उसका एक्सीलरेशन कैसे निकालते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं याद रखने के लिए। तो आइए बच्चों सबसे पहले मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पे बात करते हैं। बच्चों एक्स सेंटर ऑफ मास हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है, ये होगा m1 x1 प्लस m2 x2, और बच्चों और भी हों तो m3 x3 एंड सो ऑन डिवाइड बाय टोटल मास m1 प्लस m2। अब बच्चों चूंकि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास में हम लोग इंटरेस्टेड हैं, तो आप लोग को एक चीज समझ में आ गई, अगर आप सर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना चाहते हैं तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास को डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जो अगर इसमें डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो m1 प्लस m2 बाहर आ जाएगा, और ब्रैकेट के अंदर बच्चों डिफरेंशिएट करेंगे तो m1 कांस्टेंट है बाहर, dx1 बाई dt प्लस dx2 बाई dt इंटू m2 प्लस m3 इंटू dx3 बाई dt एंड सो ऑन सो फोर्थ, है ना, जितने पार्टिकल्स हैं सबके लिए ऐसा ही लिखते चले। तो बच्चों वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास देखिए क्या बन जाएगा, यहाँ पे बच्चों और भी मासेस होंगे ना, m1 प्लस m2 प्लस m3, तो डिनोमिनेटर में वो आ जाएंगे, तो ये बन जाएगा आपका m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस m3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो बच्चों ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। अब बच्चों इसमें एक चीज समझिए, हालांकि मैंने केवल x सेंटर ऑफ मास को लेकर डिफरेंशिएट किया है, लेकिन अगर 2D में होता, मतलब y सेंटर ऑफ मास होता, तो y को भी डिफरेंशिएट करते। तो अगर मैं वेक्टर फॉर्म लिखना चाहूं तो वेक्टर फॉर्म कुछ ऐसा आ जाएगा, वेलोसिटी वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास इट इज इक्वल टू m1 into वेलोसिटी वेक्टर ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, m2 into वेलोसिटी वेक्टर ऑफ सेकंड पार्टिकल एंड सो ऑन सो फोर्थ, ऐसा रहेगा। अच्छा, बच्चों अगर मैं एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आपसे पूछूं तो इसी के हिसाब से आप बता सकते हैं कि एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। हाँ, अब बच्चों अगर आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे, m1 ये बन जाएगा आपका a1, हाँ, प्लस m2 a2, हाँ, प्लस m3 n3 एंड सो ऑन, जितने भी पार्टिकल होंगे सबके लिए। तो ये एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है। नोट कर लीजिए बच्चों, फिर इस पे कुछ सवाल करेंगे। लिखिए लिखिए। चलिए बच्चों एक सवाल करते हैं तो थोड़ा सा आपको आइडिया लगेगा किस टाइप से इनको यूज करना। अच्छा बच्चों एक चीज और इंपॉर्टेंट, बहुत, हाँ हाँ, लिखिए लिखिए लिखिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, जब आप v1 v2 a1 a2 रखेंगे ना तो ध्यान रखिएगा ये वेक्टर हैं, तो अगर राइट साइड जा रहा है पार्टिकल तो प्लस रखिएगा, लेफ्ट साइड जा रहा है तो माइनस रखिएगा। सेम गोज विद एक्सेलरेशन, राइट के साइड एक्सेलरेट हो रहा है तो प्लस रखिएगा, माइनस के साइड एक्सेलरेट हो रहा है तो माइनस रखिएगा। ये वेक्टर्स हैं तो आप डायरेक्ट मैग्नीट्यूड रख के आंसर नहीं निकाल सकते, आपको
फिर पूरा उसको जो है अच्छे से वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो अब आ जाइए, एक सवाल कर लेते हैं थोड़ा। आंसर बताइए बच्चों। ठीक, चलिए आ जाइए बच्चों, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है तो देखिए जरा, m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। तो बच्चों m1 प्लस m2 तो सीधे सीधे दिख रहा है 3/2, ठीक है। मतलब 1 प्लस 0.5 1.5 m1 v1, तो m1 v1 बच्चों हो गया 1 into 2 प्लस m2 v2 0.5 into 3। अब बच्चों इसमें एक चीज समझिए, क्योंकि 0.5 into 6, और इसमें आपको बच्चों देखना होगा कि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे थे और मैंने ऐसा मान लिया कि दोनों पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। तो कुछ इस तरह से सिचुएशन बन जाएगा, तो बच्चों बन जाएगा 2 प्लस 3 डिवाइड बाय 3/2, बच्चों 5 डिवाइड बाय 3/2, तो बच्चों ये बन जाएगा 10/3 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट लिख लीजिए बच्चों, जो लोग लिखना चाहते हैं इसको, m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। अगला सवाल बच्चों देखिए, okay? वन, ओके, -1, आपको बच्चों -1 आ रहा है, किसी का कुछ और भी आ रहा था, देख लीजिए थोड़ा सा कहाँ पे गड़बड़ हुई है। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पूछा गया है, -1 आएगा, ठीक है। तो m1 a1 प्लस m2 a2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, तो m1 प्लस m2 बच्चों 6 हो जाएगा, m1 a1 2 into 1 प्लस m2 a2, a2 -2 होगा, ठीक है, टुवर्ड्स ईच अदर विद एक्सेलरेशन। तो ये बच्चों ऐसा कुछ सिचुएशन होगी, तो आप लिख देंगे इसको डिवाइडेड बाय 6, 2 और -8, तो -6/6 बच्चों -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो ये सिचुएशन होगी, बोलिए। तो +1 आएगा फिर। हाँ, लेकिन आप अब ये मत पूछिएगा कि सर दोनों आंसर हो तो? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं पूछेगा। -1 +1 दोनों आंसर नहीं देगा, 1 ही देगा। अगर इस टाइप की सिचुएशन है कि जिसमें आपको बताया नहीं है। अगर उसको -1 +1 चेक करना होगा तो फिर आपको बता देगा कि ये जो है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर प्लस x एक्सिस में जा रहा है, ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से माइनस x एक्सिस में जा रहा है, तो बताओ एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा? तो फिर वहाँ पे आपको परेशान करेगा, अदरवाइज़ नहीं परेशान करेगा। अगला सवाल करें बच्चों? अच्छा, इसमें ये भी ध्यान रखिएगा बच्चों, जैसे हम लोग ये वीसीएम और एसीएम का फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है? और सवाल में आपको दे दिया सब कुछ और पूछ दिया बताइए वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो हालाँकि देखिए ये दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करते हैं, बट सवाल में अगर कुछ नहीं बोला है किसके रिस्पेक्ट में, तो आप बाय डिफॉल्ट ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकालिएगा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, अगर सवाल में कुछ नहीं बोला गया है, ठीक है। अगर बोला गया है कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर फ्रेम, फिर वहां पे आप उस फ्रेम के रिस्पेक्ट में निकालिए। कुछ नहीं बोला गया तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकाला जा रहा है, इसका मतलब बच्चों आप जब m1 में v1 रखेंगे ना, ये भी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होगी, और जब आप m2 रखेंगे v2, ये भी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होगा, डिवाइड बाय m1 प्लस m2। तो अगर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मान लीजिए किसी पार्टिकल की वेलोसिटी नहीं है, तो पहले उसको आप ग्राउंड के रेस्पेक्ट में निकालिए, फिर फॉर्मूले में रखिए। जैसे अगला सवाल होगा जो मैं अभी आपको कराने वाला हूं, उसमें ग्राउंड के फ्रेम में आपको वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालनी है,
पार्टिकल की वेलोसिटी किसी और फ्रेम में दी हुई है तो आपको कन्वर्जन करना पड़ेगा। जैसे देखिए, अच्छा इसमें नहीं है, इसमें नहीं है बच्चों, इसमें तो बड़ा सिंपल सा है। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास पूछा गया बच्चों इसमें। बच्चों एक रेस्ट पे एक को स्पीड दे दी गई है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास पूछ दिया गया है। हाँ, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास देखिए बच्चों, m1 प्लस m2 10 प्लस 2 12 10 इंटू 12 और दूसरा वाला बच्चों रेस्ट पे है तो ये आ जाएगा आपका 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। क्लियर है ना आप सभी को? कोई डाउट बच्चों इसमें किसी को कुछ पूछना है? चलिए अगला सवाल करते हैं बच्चों। इसमें एक के पास वेलोसिटी है, दूसरा रेस्ट पे है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास पूछा गया है m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइड बाय m1 प्लस। मैं लिख देता हूँ बेटा क्या लिखा था। बच्चों करिए बाकी लोग सवाल ये वाला। सॉल्यूशन नहीं, रेस्ट पे लिखा नहीं था, एक को इंपल्स दिया है दूसरे को कुछ नहीं। तो देखिए जब तक स्प्रिंग कॉम्प्रेस होगी फिर अ, उस पे दूसरा वाला ब्लॉक आगे जाएगा। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जब उसको टैप कर दिया उसी समय आपको पूछा गया है। ठीक है, और वो कभी चेंज भी नहीं होगी, है ना? क्या लिखना है बेटा आपको? कुछ पूछना है उसमें पूरा? रुक जाइए, अच्छा ये सवाल कर लीजिए। क्वेश्चन लिखना है बेटा तो फिर आप बाद में नोट्स डाउनलोड करके भी लिख सकते हैं ना। अभी बहुत समय इस तरह से भी चला जाएगा, प्रैक्टिस कम हो पाएगी। 0 आ रही है? 0? ओके ओके। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आपने कन्वर्ट की है इसको? ओके 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 ओके। ठीक। देखो जो थोड़ा सा सिचुएशन मैं आपको समझाता हूँ क्या है। देखिए आप लोग थोड़ा सा शायद गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं, मैं एक बार सिचुएशन आपको समझाता हूँ क्या है। देखिए एक कार्ट, ठीक है, ध्यान सुनिए, वो कार्ट जा रही है एक लेवल फ्लोर पे एट अ स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकंड। ध्यान सुनिएगा, ये कार्ट बेटा 3 मीटर पर सेकंड से जा रही है।
ठीक है, कार्ट जा रही है और इस पर एक पर्सन है जो दौड़ रहा है और वो पर्सन दौड़ रहा है एट ए स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड ऑपोजिट। तो ये सिचुएशन है। अब थोड़ा आप लोग क्या इंटरप्रेट कर रहे हैं कि पहले रेस्ट पे थी और फिर पर्सन दौड़ने लगा? नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है। जब देखा गया कार्ट को तब ये सिचुएशन थी। देखिए, एक तो सवाल ऐसा होता है जो जिसमें आप कंफ्यूज हो रहे हैं, वो सवाल ऐसा कुछ होता है कि एक पर्सन एक एंड पे खड़ा हुआ है और पूरा सिस्टम रेस्ट पे है और फिर वो पर्सन दौड़ना शुरू कर देता है तो कार्ट पीछे की तरफ जाना शुरू कर देती है। तो फिर बताइए कि सेंटर ऑफ मास मूव करेगा? ये सवाल अलग है बेटा। और ये जो सवाल आपके सामने आया है उसमें सिचुएशन ही शुरुआत में ये है कि एक कार्ट जो एक प्लैंक है वो 3 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, उस प्लैंक पे एक पर्सन खड़ा है जो पीछे की तरफ 4 मीटर, ये हो रहा है, ये t बराबर 0 की सिचुएशन है। मतलब ये हो रहा है, जब ऑब्जर्व आपने करना शुरू किया तब ये हो रहा है। तो इस मोमेंट पे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगी? दोनों बच्चों अंतर समझ में आया आपको? अगर पहले रुका होता तो फिर दौड़ना शुरू कर देता तो आपकी बात सही हो जाती कि सर 0 होगा। पर अभी यहाँ पे सिचुएशन ये है कि t बराबर 0 पे ही यही बात हो रही है कि प्लैंक आगे जा रहा है और ऑप्शन सी आ रहा है, बी आ रहा है। ठीक है, आ जाइए बच्चों, थोड़ा सा इस पे चर्चा करते हैं। आइए, तो बेटा हम लोग को वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है। ठीक है, एक बार कुछ बोला नहीं गया है तो हम लोग बाय डिफॉल्ट ग्राउंड के ही फ्रेम से निकालेंगे। जब ग्राउंड के फ्रेम में वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है तो जब आप m1 लिखेंगे तो उसकी जो पहला वाला पार्टिकल उसकी स्पीड ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ऑब्वियसली वेक्टर फॉर्म में, प्लस जब दूसरा मास लिखेंगे उसकी भी स्पीड लिखेंगे ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। ठीक है, और फिर टोटल मास कर देंगे। कुछ भी कंफ्यूजन हो बच्चों तो पूछ लीजिएगा। अब देखिए जरा यहाँ पे m1 प्लस m2 टोटल मास देखिए 70 मैन का मास है और 30 कार्ड का मास है, तो 70 प्लस 30 100 हो जाएगा। ठीक है, m1 अब इसमें जो कार्ट है वो 70 केजी है और वो 3 मीटर पर सेकंड से आगे जा रही है, तो आप इसमें लिखेंगे 70 और 3 मीटर पर सेकंड से आगे जा रही है। m1 यानी ये जो पर्सन है इसका मास 30 केजी है, ये 4 मीटर पर सेकंड से पीछे जा रहा है तो 30। अच्छा मैंने उल्टा लिख दिया, ठीक, ओके ओके ओके, सही कर देते हैं। ये 30 केजी है कार्ट। ठीक है, कार्ट 30 केजी है तो इसको लिख देते 30 इंटू 3 और जो मैन है वो 70 केजी है तो 70। और बच्चों इसकी वेलोसिटी आपको ग्राउंड के रेस्पेक्ट में लिखनी पड़ेगी। अब बताइए ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मैन की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बच्चों? 1 -1। ठीक है, अब जिनको नहीं पता है बच्चों देख लीजिए, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म बच्चों होता है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म विद रिस्पेक्ट टू, तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालना है माइनस वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बच्चों आपको +3 दी हुई है और वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म बच्चों -4 है। तो देखिए वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हो जाएगी बच्चों -4 + 3 यानी कि, ठीक है बच्चों, तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बच्चों ये -1 हो जाएगी। ठीक है, अगर आपको डायरेक्ट समझ में आता है कि यार वेलोसिटी ऑफ मैन निकालने के लिए वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म में वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म को जोड़ना पड़ेगा, तो अगर आप बच्चों इन दोनों को जोड़ दोगे सीधा सीधा तो देखो ये 4 है और ये 3 है तो नेट -1 आ जाएगा। अगर आपको क्लियरली पहले समझ में आता है कि ऐसा होता है तो आपको ये करने की जरूरत नहीं। तो -1 रख देंगे बच्चों, ये हो जाएगा -70 + 90 डिवाइडेड बाई 100, तो ये बन जाएगा बच्चों 20 डिवाइडेड बाई 100 यानी 0.2 मीटर पर सेकेंड। हाँ, सी ऑप्शन सही होगा बच्चे इसका। क्लैरिटी है सभी को? और जिन बच्चे ने 0 दिया था आपका थॉट प्रोसेस सही था, लेकिन उसमें बच्चों अगर पहले रेस्ट में होता और फिर दौड़ना शुरू करता फिर ये सिचुएशन बनती तो 0 हो जाता, लेकिन ये पहले से नहीं, जब से देखना शुरू किया तब से ही यही कंडीशन है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। कुछ डाउट है, कुछ क्रॉस क्वेश्चन, कुछ चीज नहीं समझ में आई तो पूछ सकते हैं। -1, ठीक है। अच्छा बताइए आप ये जानते हैं क्या, ये जो लाइन लिखी है मैंने, तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म सवाल में दिया हुआ है -4 है, क्योंकि देखिए आप पढ़िए सवाल में बोला गया है इफ ही रन्स ऑन द कार्ट सो दैट हिज वेलोसिटी रिलेटिव टू द कार्ट इज 4 मीटर पर सेकंड इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द मोशन ऑफ द कार्ट। तो कार्ट अगर इधर जा रही है तो इसकी 4 मीटर पर सेकंड है विद रिस्पेक्ट टू कार्ट, है ना।
तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म या विद रिस्पेक्ट टू कार -4, तो ये बराबर होता है वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म। वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म +3 है, तो वेलोसिटी ऑफ मैन कितना होगा, आप उसको उधर ले जाइए, तो -4 + 3 तो -1 आ जाएगा। तो ये सवाल बच्चों लेने का केवल ऑब्जेक्टिव यही था कि जब सवाल में आप वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाल रहे हैं, तो आप एक चीज का ध्यान रखिए कि दोनों चीजें विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होनी चाहिए, बाकी फिर आप कर सकते हैं। बच्चों बताइएगा जब अगला सवाल लेना हो फिर ले लिया जाएगा। ठीक, करिए करिए। ठीक, बच्चों आइए डिस्कशन करते हैं अगला कॉन्सेप्ट। तो इस कॉन्सेप्ट में मतलब कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों, सवाल ही है, और जो मैंने पढ़ा दिया जितना उससे हल भी हो जाएगा। देखते हैं कितने बच्चे आप में से कर पाते हो। बच्चों सिचुएशन ये है कि एक सीलिंग है, उससे एक पुली अटैच्ड है, ठीक है, कुछ इस तरह से, और दोनों साइड बच्चों आपने मासेस लगा दिए हैं। मासेस में लिख देता हूँ, ये 2 किलो है और ये 6 किलो है। आपसे सवाल में पूछ दिया गया जब रिलीज करेंगे तो बच्चों ऑब्वियसली सिस्टम एक्सेलरेट होगा। आपसे पूछा गया कि इस सिस्टम का एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना। कर सकते हैं बच्चों, कितना बेटा, g/4, ओके। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन -g/4, ठीक, g/16 आ रहा है, g/16 ही आ रहा है। देखिए बच्चों सबसे पहला जो आपका ऑब्जेक्टिव होगा, आप दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन निकालेंगे। जैसे ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेट होगी और ये ब्लॉक नीचे की तरफ एक्सेलरेट होगा, तो 6 केजी नीचे की तरफ एक्सेलरेट होगा, 2 केजी ऊपर की तरफ एक्सेलरेट होगा। तो एक्सेलरेशन पहले इंडिविजुअल ब्लॉक का निकालेंगे बच्चों। उसके लिए हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, नेट पुलिंग फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास। टोटल मास बच्चों हो गया 8, एक 6g मोशन कराना चाहता है, 2g उसको अपोज कर रहा है, तो बच्चों बन जाएगा 4g डिवाइड बाय 8। तो एक्सेलरेशन ऑफ इंडिविजुअल ब्लॉक विल बी g/2। ठीक है बच्चों, ये आपका मैच हुआ था, g/2 आया है आप लोगों को। अब उसके बाद एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो हमें फॉर्मूला पढ़ा है m1a1 प्लस m2a2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। तो m1 प्लस m2 बच्चों 8 रख दीजिए, m1a1 यानी 2 इंटू g/2 प्लस लेंगे बच्चों क्योंकि ये ऊपर जा रहा है, प्लस m2 इंटू a2 जो है माइनस लेंगे क्योंकि नीचे जा रहा है। ये बच्चों इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल करेंगे 3, तो g माइनस 3g, तो माइनस 2g/8, तो बच्चों ये माइनस g/4 आ जाएगा। नोट कर लीजिए बच्चों, किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ लीजिए। माइनस आना चाहिए क्योंकि सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है वो नीचे की तरफ एक्सेलरेट करेगा, क्योंकि ज्यादा वाले मास वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन। हाँ, क्या क्या, नहीं 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 नहीं, देखिए एक्सेलरेशन और वेलोसिटी इनका पोजीशन प्लस होगी या माइनस होगी वो डिपेंड करता है कि ओरिजिन कहां ले रहे हैं। एक्सेलरेशन वेलोसिटी ओरिजिन की पोजीशन से इफेक्ट नहीं होते हैं। एक्सेलरेशन वेलोसिटी उस चीज से इफेक्ट होते हैं कि आप किस डायरेक्शन में पॉजिटिव ले रहे हैं। जैसे देखिए ये माइनस आया तो हम ये बोलेंगे कि इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो नीचे की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है,
माइनस का मतलब ये हो गया कि नीचे की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है। माइनस का ये मतलब नहीं है कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास नीचे है, नहीं। माइनस का मतलब है कि नीचे की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है। देखिए पोजीशन जो है वो इस बात पे निर्भर करेगी, इस बात पे डिपेंड करेगी कि ओरिजिन कहां पे। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन डायरेक्शन पे डिपेंड करते हैं। अब जैसे मान लीजिए एक पार्टिकल है, यहाँ ये आपका ओरिजिन है, और एक पार्टिकल बच्चों मान लीजिए यहाँ पे है और वो इस तरफ जा रहा है 4 मीटर पर सेकंड से। तो आप बताइए इसकी वेलोसिटी को पॉजिटिव रिपोर्ट करेंगे या नेगेटिव रिपोर्ट करेंगे? इसकी बच्चों 4 मीटर पर सेकंड ओरिजिन की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव रिपोर्ट करेंगे इसकी वेलोसिटी या नेगेटिव रिपोर्ट करेंगे? नेगेटिव रिपोर्ट करेंगे। तो वेलोसिटी का इस चीज पे कोई डिपेंडेंसी नहीं कि ओरिजिन कहां पे है, उसका डायरेक्शन नेगेटिव की तरफ नेगेटिव। अब इसका एक्सेलरेशन बच्चों पॉजिटिव रिपोर्ट करेंगे या नेगेटिव रिपोर्ट करेंगे अगर पार्टिकल ऐसा है? पॉजिटिव। हाँ, तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन डायरेक्शन पे डिपेंड करते हैं। राइट साइड है तो प्लस, लेफ्ट साइड है तो माइनस, ऊपर है तो प्लस, नीचे है तो माइनस। आइए बच्चों, जी इफेक्टिव का कैसे सोच रहे हो आप बेटा? ये मतलब नेट पुलिंग फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास, ये बोल रहे हो आप? हाँ ठीक, हाँ नेट पुलिंग फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास वही लगाया है। ठीक है, ये जो लाइन लिखी हुई है उसमें न्यूमरेटर नेट पुलिंग फोर्स है डिवाइड बाय टोटल मास है, और फिर लिख दिया गया। ठीक है, हाँ 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 ठीक। हाँ बेटा, अब आप पूछिए क्या बोल रहे हैं आप? जी इफेक्टिव से आप क्या निकालना चाहेंगे? जी इफेक्टिव आपको मैंने बताया होगा जब आप टेंशन कैलकुलेशन के लिए जाते हैं, है ना? यहाँ पे हमें एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है। सिंपल m1a1 प्लस m2a2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 रख देना है। क्यों आप जी इफेक्टिव क्यों निकालेंगे? टोटल सबका एक्सेलरेशन है, बिल्कुल सिंपल सिंपल वैल्यूज है, सब्स्टिट्यूट करना निकाल। आइए बच्चों, अगला सवाल। इसमें वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जो भी आप निकालेंगे अम, वो कांस्टेंट रहेगी। तो आप ये कंफ्यूज मत हो जाना कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास चेंज होगी क्या। उसका कारण मैं अभी आपको बताऊंगा, ये हमारा डिस्कशन होगा अभी। ठीक है, दो आंसर आए बच्चों, ए और बी। किसी और का कुछ आया हो तो बता सकते हैं। ठीक, ए आ रहा है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। अच्छा पूछता चाहिए। ठीक है, मैं बच्चों एक किसी किसी पाठशाला से पूछ लेता हूँ। बलिया पाठशाला से कोई एक्सप्लेन करेंगे बेटा कि कैसे इसको अटेम्प्ट करना चाहिए? किसी को दिमाग में आ रहा हो? बलिया पाठशाला से कोई एक्सप्लेन। हाँ
ठीक है, एक सेकंड बच्चे, मैं भी निकाल लेता हूँ VCM। तो VCM निकालने के लिए M1V1 प्लस M2V2 डिवाइड बाय M1 प्लस M2, तो 1 प्लस 1 2। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आपका भी 1 मीटर पर सेकंड आया है क्या? ठीक है, फिर उसके बाद क्या सोचा आपने? फिर XCM निकाला। ठीक है, XCM M1 x1 प्लस M2 x2, तो M1 x1 प्लस M2 x2 डिवाइड बाय M1 प्लस M2, तो ये 5 आ जाएगा ना? 8 10, हाँ। फिर बेटा यही आंसर होगा। अब आप क्या कह रहे हैं, यही आंसर है बच्चे, x बराबर 5 मीटर, यही है? ओके। और कोई बच्चों इसमें कुछ बताना चाहे, कुछ ऐड करना चाहेगा? एक्चुअली यहां तक सही है, सी होगा, ऑप्शन सी होगा। ठीक है, कोई, चलिए यहां तक बच्चों ये 2 स्टेप इनके सही हैं। वेरी गुड, बलिया पाठशाला, बहुत बढ़िया बच्चे। इसके बाद भी बच्चों लेकिन एक स्टेप होगा इस सवाल में, वो क्या है? तो माइनस कर देंगे क्योंकि ओरिजिन को मान रखा है। देखिए बच्चों, ये t बराबर 0 की सिचुएशन है, ठीक है, और t बराबर 1 सेकंड पे पूछा गया कि सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या हो। जो सिचुएशन, द फिगर शोज द पोजीशन एंड वेलोसिटीज ऑफ टू पार्टिकल्स, इफ द पार्टिकल्स मूव अंडर म्यूचुअल अट्रैक्शन ईच अदर, देन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एट t इज इक्वल टू 1 सेकंड। बच्चों ये t बराबर 0 की सिचुएशन आपको दे रखी है, थोड़ा सवाल में और क्लियर करना चाहिए, नहीं बताया उन्होंने। खैर, t बराबर 0 की सिचुएशन दे रखी है बच्चों, t बराबर 1 सेकंड पे पूछ लिया है कि पोजीशन क्या होगी सेंटर ऑफ मास की। तो क्या लगता है सेंटर ऑफ मास की पोजीशन? हाँ, 1 सेकंड पे पोजीशन निकालेंगे। देखिए बेटा, जो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है वो 1 मीटर पर सेकंड है, तो 1 सेकंड में सेंटर ऑफ मास की पोजीशन में कितना चेंज आ जाएगा बच्चों, क्या लगता है तुम्हें? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 1 मीटर पर सेकंड है, तो 1 सेकंड में सेंटर ऑफ मास की पोजीशन में कितना चेंज आ जाएगा बच्चों, क्या लगता है आपको? जिसके भी दिमाग में आ रहा हो, 1 मीटर, है ना? यही तो चेंज आ जाएगा ना बच्चों। और 1 मीटर पॉजिटिव का चेंज आएगा बच्चों, मतलब 1 मीटर राइट के साइड शिफ्ट होगा या 1 मीटर लेफ्ट के साइड शिफ्ट होगा, क्या लगता है आपको? राइट के साइड शिफ्ट होगा, कारण है कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास पॉजिटिव है ना? तो 1 मीटर का चेंज आएगा, और पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इन्होंने 5 मीटर निकाल रखा है, यानी t बराबर 0 पे उसका जो पोजीशन है वो x बराबर 5 है। तो 1 सेकंड के बाद, चूंकि वो 1 मीटर राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो 1 सेकंड के बाद बच्चों x बराबर 6 मीटर हो जाएगी, है ना? बी ऑप्शन आ जाएगा। थोड़ा सा और सवाल में मैं, हाँ, t बराबर 0 उनको थोड़ा सा बता देना चाहिए, खैर कोई बात नहीं, नोट कर लीजिए बच्चों। हाँ, हम्म, हम्म, राइट राइट, ऐसे भी कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली वैसे भी सोच सकते हैं, बिल्कुल। कि आप ऐसा सोच लीजिए कि भाई 0 पे ये सिचुएशन है, 1 सेकंड के बाद ये 5 मीटर और चल के x बराबर 7 पे पहुंच जाएगा। ये 3 मीटर और चल के x बराबर 8 पे है, 3 कम हो जाएगा तो x बराबर 5 पे पहुंच जाएगा। अच्छा, इनकी पोजीशन इंटरचेंज हो जाएगी, है ना? ठीक है, वैसे भी सोच सकते हैं बच्चों। ठीक है, कि 1-1 सेकंड के बाद इनकी पोजीशन लिख लीजिए, इसकी 1 सेकंड के बाद लिख लीजिए, इसकी 1 सेकंड के बाद लिख लीजिए, और फिर उनकी नई पोजीशन के हिसाब से फिर सेंटर ऑफ मास निकाल लीजिए। वैसे कर सकते हैं, या फिर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाल लीजिए। और तो इस सवाल में देखिए, t बराबर 0 की सिचुएशन दे रखी है, आपने वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाला 1 मीटर पर सेकंड, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाला 5 मीटर, मतलब t बराबर 0 पे 5 मीटर पे है सेंटर ऑफ मास और उसकी वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड है। तो 1 सेकंड के बाद क्या होगा? 1 सेकंड के बाद सेंटर ऑफ मास 1 मीटर राइट की तरफ चल जाएगा, क्यों? क्योंकि उसकी वेलोसिटी प्लस है, तो 1 मीटर राइट की तरफ चल जाएगा। तो x बराबर 5 पे था, 1 मीटर राइट की तरफ चला जाएगा, तो x बराबर 6 पे पहुंच जाएगा। ठीक है, बढ़ चले बच्चों आगे, बोलो। ठीक, तो कोई एक स्पेसिफिक चीज बताएंगे, क्या नहीं समझ? अच्छा, आपको ये पहला पॉइंट समझ में आया, ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे निकाल रहे हैं? अच्छा, ये सवाल में पूरे में नहीं थे आप? तो देखिए, सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाला, m1v1 प्लस m2v2, तो चूंकि ये प्लस है और ये माइनस है,
तो 5 प्लस माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 m1v1 प्लस m2v2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, तो 1 प्लस 1 2 kg। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 1 मीटर पर सेकंड आ गया। अभी रुक जाए, फिर से डिस्कनेक्ट हो गए, बताइएगा वापस आइएगा तो। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 1 मीटर पर सेकंड आई। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आप देखिए, इसकी पोजीशन 2 मीटर दी है, इसकी 8 मीटर दी है, तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालेंगे तो 5 मीटर आ जाएगा। अब चूंकि 1 मीटर पर सेकंड राइट की तरफ स्पीड है और t बराबर 0 पे सेंटर ऑफ मास 5 पे है, तो 1 सेकंड के बाद वो 1 मीटर बढ़ जाएगा आगे। क्यों 1 मीटर बढ़ जाएगा? क्योंकि इसकी स्पीड 1 मीटर पर सेकंड है ना, राइट की तरफ 1 सेकंड में 1 मीटर जा रहा है, तो यहां पे था 1 सेकंड के बाद यहां पहुंच जाएगा 1 मीटर राइट की तरफ, तो नई वाली जो पोजीशन हो जाएगी वो x बराबर 6 हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब बच्चों वापस हम लोग थ्योरेटिकल डिस्कशन में जाएंगे और फिर से नए सवाल करेंगे उन कॉन्सेप्ट पे बेस्ड। तो अभी तक बच्चों मैंने केवल आपको वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास और एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना बताया है। ध्यान देने वाली बात बच्चों इन चीजों में, इन सवालों में ऐसा है, केवल एक चीज में आप गड़बड़ कर सकते हैं। पहली चीज जो सबसे ज्यादा कॉमन मिस्टेक है कि डायरेक्शन में आप गड़बड़ कर दें, है ना, तो वो ध्यान रखिएगा। अगर राइट साइड जा रहा है तो प्लस लीजिए, वापस आ रहा है तो माइनस लीजिए। और हाँ, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास बच्चों अगर सवाल में नहीं बोला गया तो हमेशा बाय डिफॉल्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालते हैं, तो पार्टिकल्स की भी वेलोसिटी आपको विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही लिखनी पड़ेगी। लेकिन ये जो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वाला है ये बहुत कम सवालों में आपको दिखेगा, मोस्टली बस वही डायरेक्शन का ध्यान रखिएगा, हमेशा आपके सही आएंगे। आइए बच्चों अगला कॉन्सेप्ट, ध्यान से देखिएगा बच्चों सवालों के बाद। तो बच्चों अभी तक हम लोगों ने सब समझ लिया कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास बराबर टोटल मास जो भी होगा m1v1 m1 प्लस m2 प्लस m3 जो भी, और न्यूमरेटर में आएगा बच्चों m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 एंड सो ऑन। बच्चों थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान करने के लिए मैं m टोटल को इधर शिफ्ट कर देता हूं, तो देखिए क्या बन जाएगा, m टोटल इंटू vcm बराबर m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 एंड सो ऑन। अब बच्चों इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये मैं इसको एज इट इज लिख देता हूं, m टोटल इंटू vcm बराबर बच्चों m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3। अगर आप ध्यान से देखिए तो ये लिखा हुआ है मोमेंटम ऑफ पार्टिकल 1, m2 v2 लिखा हुआ है मोमेंटम ऑफ पार्टिकल 2। इसी तरह से बच्चों m3 जो होगा मोमेंटम ऑफ पार्टिकल 3 m3 v3 एंड सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है, तो जो अगर आप राइट साइड में यानी हर एक पार्टिकल के मोमेंटम को आप वेक्टरली जोड़ दें, जो कि हम लोग इस साइड कर रहे हैं ना, हर एक पार्टिकल के लीनियर मोमेंटम को वेक्टरली ऐड कर रहे हैं, तो आपको क्या मिल जाएगा बच्चों राइट साइड, आपको मिल जाएगा नेट मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, नेट लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। और ये बच्चों हमेशा बराबर होगा m टोटल टू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो जो लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम है बच्चों वो केवल और केवल सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी और टोटल मास पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज m टोटल इनटू vcm। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो बच्चों इसका एक और बहुत अच्छा मतलब निकल के आता है कि मान लीजिए बच्चों आपको दो हैवी ऑब्जेक्ट है ना, एक हैवी ऑब्जेक्ट है ऐसा, इसका शेप, इसका साइज बड़ा है और इसका मास मान लीजिए मास 10 किलो है। ठीक है, और एक बहुत छोटा सा मास है, ठीक है, और इसका भी 10 किलो मास है। एक साइज में बहुत बड़ा मास और एक साइज में बहुत छोटा मास 10 किलो, और ये दोनों बच्चों आपकी तरफ बढ़ रहे हैं 10 मीटर पर सेकंड से, और ये भी बच्चों आपकी तरफ बढ़ रहा है 10 मीटर पर सेकंड। तो इनमें जो लीनियर मोमेंटम दोनों कैरी कर रहे हैं ना, वो दोनों लीनियर मोमेंटम सेम है। अब मान लीजिए आपको दोनों ऑब्जेक्ट्स को रोकना है, ठीक है, आपको दोनों ऑब्जेक्ट्स को रोकना है, इसको भी आप रोकना चाहते हैं, इसको भी रोकना चाहते हैं, तो आपको दोनों को रोकने के लिए सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो कितना भी हैवी ऑब्जेक्ट हो या कितना छोटा ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, अगर उनके मासेस बराबर हैं और वो सेम स्पीड से मूव कर रहे हैं, तो एक पार्टिकल हो या कलेक्शन ऑफ पार्टिकल हो, आपको उनको रोकने के लिए सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगाना पड़ेगा। सुनने में थोड़ा सा लग रहा होगा सर हैवी है तो मतलब साइज बड़ा है तो ज्यादा लगाना पड़ेगा, ऐसा कुछ। ठीक है, सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगा के आप उसको रोकेंगे। कारण उसका क्या है कि दोनों में जो मोमेंटम कंटेंट है, दोनों का जो मोमेंटम कंटेंट है वो m टोटल इंटू vcm। अब इसका भी एक पार्टिकल है, इसका मास 10 किलो है, वेलोसिटी उतनी है, तो इसका मोमेंटम भी निकालेंगे तो 10 इंटू 10 100 लिखेंगे।
इसका भी मोमेंटम निकालेंगे तो 10 × 10 100 लिखेंगे, ठीक है। इसलिए सेम अमाउंट ऑफ एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। थोड़ा बच्चों आप इसको नोट कर लीजिए, मैं एक आध चीज आपको इसमें नोट बना के लिखवा दूंगा। लिख लिया? यस। नोट बना के लिखिए बच्चों, लिखिए 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 लिखिए। हम्म, बोलिए बेटा। हाँ बिल्कुल, मतलब अब छोटे ये एक्चुअल में वही तो है, छोटे छोटे पार्टिकल्स ही तो जा रहे हैं सब, है ना। इसमें एक पार्टिकल जा रहा है, इसमें छोटे छोटे बहुत सारे पार्टिकल जा रहे हैं। हाँ, नोट बोलूं बच्चों? लिखिए लिखिए लिखिए। ठीक। मैं सवाल एक एक आपको स्टेटमेंट लिखवा रहा हूं बच्चों, ध्यान से लिख लीजिए इसको नोट बना के। सिस्टम का लीनियर मोमेंटम, सिस्टम का लीनियर मोमेंटम केवल केवल मास, सिस्टम का लीनियर मोमेंटम केवल मास और वीसीएम पे डिपेंड करता है। सिस्टम का लीनियर मोमेंटम केवल मास और वीसीएम पे डिपेंड करता है। सिस्टम का लीनियर मोमेंटम केवल मास और वीसीएम पे डिपेंड करता है। अगला पॉइंट लिखिए बच्चों। ऐसा ये बच्चों अगले पॉइंट लिखने से पहले ना आप ऐसे दो डायग्राम बनाइए, एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट बनाइए, एक छोटा ऑब्जेक्ट बनाइए, दोनों के मासेस, दोनों की वेलोसिटी लिखिए सेम। और लिखिए दोनों केसेस में दोनों केसेस में ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए, दोनों केसेस में ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए दोनों केसेस में ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए सेम फोर्स लगाना होगा। दोनों केसेस में ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए सेम फोर्स लगाना होगा। लिख लिया बच्चों? ठीक, बोलिए बोलिए। राइट राइट। नहीं, ये मान के चल रहे हैं कि आप दोनों को सेम समय में रोक रहे हो, है ना।
हाँ, मतलब मैं जो स्टेटमेंट लिखा रहा हूँ उसका मतलब ये है कि आप ऑब्वियस सी बात है बेटा कि अगर आप जल्दी रोकोगे जल्दी लगाना पड़ेगा, देर में रुकोगे देर में लगाना पड़ेगा। मैं बस बता रहा हूँ कि अगर आप उनको सेम समय में रोकना चाहते हैं, ठीक है? चलिए बच्चों, ये एक सवाल है, एक रॉड है, आगे 10 मीटर पर सेकंड से बढ़ रही है और 10 रेडियन पर सेकंड से रोटेट कर रही है। बच्चों अगर मैं इस रॉड का आपसे पूछूं कि इसके पास लीनियर मोमेंटम कितना है, तो आप क्या आंसर करेंगे? एक रॉड है, 10 रेडियन पर सेकंड से रोटेट कर रही है और 10 मीटर पर सेकंड से आगे बढ़ रही है। इस रॉड के पास कितना लीनियर मोमेंटम है? क्या आंसर होगा बच्चों आपका? देखिए रॉड है, देख लीजिए बोर्ड पे, रॉड है, 10 किलो इसका मास है, 10 रेडियन पर सेकंड से रोटेट कर रही है और 10 मीटर पर सेकंड से आगे बढ़ रही है। इस रॉड के पास कितना लीनियर मोमेंटम है? फॉर्मूला लिखा हुआ है बच्चों, जल्दी से बता दीजिए। 100, खत्म बात। देखिए लीनियर मोमेंटम कैलकुलेट करते समय हमें इस बात पे ध्यान नहीं देना है, लीनियर मोमेंटम बच्चों, लीनियर मतलब उसमें केवल लीनियर वेरिएबल्स आएंगे, यानी वेलोसिटी और मास बस। किस स्पीड से उसमें एंगुलर रोटेशन हो रहा है, किस स्पीड से उसका एंगुलर एक्सेलरेशन, उससे हमें क्या मतलब? हमारा है टोटल जो मास है उसको वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास से मल्टीप्लाई कीजिए, लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आ जाएगा। मेरी बात समझ में आई बच्चों आप सभी को? ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा। अब एक और है, तुरंत आंसर करिएगा, ठीक है? मान लीजिए बच्चों एक डिस्क है, ठीक है, ये रोल कर रही है, रोल करते हुए आगे बढ़ रही है, इसका आगे की तरफ स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है और रोल करते वक्त इसका जो ओमेगा है वो 10 रेडियन पर सेकंड है। इसका मास बच्चों 2 किलो है, इसका लीनियर मोमेंटम कितना होगा? 10, ठीक है, 10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि कोई एंगुलर वेलोसिटी इस पे कोई फर्क डालेगी, नहीं। लीनियर मोमेंटम का सीधा सीधा मतलब है टोटल मास को आप वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास से मल्टीप्लाई करिए, लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आ जाएगा हमारे पास। क्लियर है सबको? चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखिए थोड़ा सा। अब एक्सलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की बच्चों बात करते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास से हम लोगों ने एक रिलेशन निकाला, अब एक्सलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास को समझते हैं और उससे भी कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन निकालते हैं। तो एक्सलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास बच्चों हम लोगों ने ऐसे डिफाइन किया था कि टोटल मास और ऊपर लिख देंगे आप m1 a1 प्लस m2 a2 प्लस m3 a3 एंड सो ऑन। m टोटल को इधर मल्टीप्लाई कर दिए बच्चों, ये बन जाएगा m टोटल इनटू acm बराबर m1 a1 प्लस m2 a2 प्लस m3 a3 एंड सो ऑन। अब बच्चों देखिए m1 a1, तो m इंटू a, बच्चों ये कौन सी क्वांटिटी होती है? ma क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा? फोर्स। तो बच्चों अगर आप ma को देखें तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है नेट फोर्स। अच्छा, और बच्चों नेट फोर्स किस पे? मतलब पार्टिकल 1 पे, क्योंकि उसका मास और उसका एक्सेलरेशन, तो नेट फोर्स ऑन पार्टिकल 1, नेट फोर्स ऑन पार्टिकल 1। इसी तरह से बच्चों अगर मैं बात करूं m2 a2 की, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है नेट फोर्स ऑन पार्टिकल 2। बोले ठीक है ना बेटा? ऐसे ही थर्ड लिखेंगे तो नेट फोर्स ऑन पार्टिकल 3 एंड सो ऑन सो फोर्थ। अब बच्चों किसी भी पार्टिकल पे जो कि एक सिस्टम का हिस्सा है, मतलब मान लीजिए ऐसे बहुत सारे मिलियंस ऑफ पार्टिकल हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना पड़ेगा बच्चों, है ना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सा डिस्कशन है और एक बार इसको समझ लेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा। जैसे मान लीजिए मिलियंस ऑफ पार्टिकल, अब जैसे मैं पार्टिकल 1 की बात कर रहा हूं, तो ये F1 रिप्रेजेंट कर रहा है नेट फोर्स एक्टिंग ऑन 1। ये F1 मान लीजिए नेट फोर्स एक्टिंग ऑन 1। अब ये जो नेट फोर्स है बच्चों, इस पार्टिकल पे लगने वाला नेट फोर्स, उस मान लीजिए कि उस पार्टिकल पे कुछ इंटरनल फोर्सेस भी लग रहे होंगे। इंटरनल फोर्सेस क्यों लग रहे होंगे सर? क्या वजह होगी? इंटरनल फोर्सेस इस वजह से लग रहे होंगे कि ये जो पार्टिकल 2 है, ये पार्टिकल 1 इसके साथ भी इंटरैक्ट कर रहा होगा। तो पार्टिकल 2 की वजह से इस पे कुछ फोर्स लग रहा होगा। फोर्स ड्यू टू 1 अप्लाइड बाय 2, फोर्स ऑन 1 अप्लाइड बाय 2। इसलिए बच्चों थर्ड पार्टिकल है, ये भी कुछ फोर्स लगा रहा होगा 1 पे, ठीक? अब बच्चों इंटरनल फोर्सेस मैंने आपको बताया था हमेशा पेयर्स में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो जैसे ये वाला पार्टिकल इस पे फोर्स लगा रहा है, तो एक्शन रिएक्शन की वजह से ये वाला इस पे लगा रहा होगा, यानी फोर्स एक्टिंग ऑन 2 बिकॉज ऑफ 1। इसी तरह से थर्ड वाला भी जो है, थर्ड वाले पे पहला वाला फोर्स लगा रहा होगा F31, फोर्स एक्टिंग ऑन थर्ड बिकॉज ऑफ 1। कहने का मतलब ये बच्चों कि इस जो पार्टिकल 1 पे फोर्स लग रहा होगा, इनमें इस फोर्स के दो हिस्से होंगे। एक तो होगा इस पे जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होगा। एक्सटर्नल फोर्स कौन सा सर? एक्सटर्नल जो बच्चों एजेंट लगा रहा है, जैसे मैं इस ऑब्जेक्ट को, इस बॉडी को पुश कर रहा हूं, तो मैंने इस पार्टिकल 1 पे फोर्स लगाया, इसको मैं पुश कर रहा हूं, ठीक है, तो मेरा एक्सटर्नल फोर्स हो गया। और
बाकी जो सारे फोर्सेस होंगे, एक तो मैंने एक्सटर्नल लगाया, तो एक्सटर्नल के अलावा जितने फोर्सेस वन पे लग रहे हैं वो सारे के सारे इंटरनल होंगे, तो एक इंटरनल होंगे। सेम कंडीशन बच्चों सेकंड वाले पार्टिकल के साथ होगी, कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस होंगे जो बाहरी एजेंट कुछ लगा रहा होगा और कुछ इंटरनल फोर्सेस होंगे। अब बच्चों जब आप इन सारे फोर्सेस को जोड़िएगा तो देखिए m टोटल इंटू ACM, ठीक है, तो आपको दो टर्म्स मिलेंगे, एक तो सारे फोर्सेस एक्सटर्नल फोर्सेस का सम मिल जाएगा आपको, और एक आपको मिलेगा सम ऑफ इंटरनल फोर्सेस। ठीक है, दो ग्रुप में बांट दिया, एक एक्सटर्नल जो बाहर वाला लगा रहा है, जैसे मैं इस ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस कर रहा हूं तो मैं फोर्स लगा रहा हूं, तो वो एक्सटर्नल वाले फोर्सेस हो गए। आप एक मैं फोर्स लगा रहा हूं, एक कोई और लगा रहा है, एक कोई और लगा रहा है, तो उन सारे फोर्सेस का सम, एक्सटर्नल फोर्सेस का सम इस वाली कैटेगरी में आ गया, सम ऑफ एक्सटर्नल। और ये जो लग रहे हैं F12 F21 F13 F31 ये सारे इंटरनल हो गए। तो बच्चों देखिए इंटरनल फोर्सेस का सम जो है ना वो जीरो हो जाएगा। कारण क्या है सर? बच्चों इंटरनल फोर्सेस का सम जीरो हो जाएगा। अगर किसी को क्लिक कर रहा होगी सर इस वजह से एक दूसरे के ऑपोजिट में है, कैंसिल कर देंगे, क्योंकि बच्चों ये एक्शन रिएक्शन पेयर है। जैसे F13 F31 एक्शन रिएक्शन ऑपोजिट इन डायरेक्शन, F12 F21 एक्शन रिएक्शन ऑपोजिट इन डायरेक्शन, तो ये हमेशा एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे ऑलवेज। तो क्या बचता है बच्चों आपके पास? समेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स इट इज इक्वल टू m टोटल इनटू ACM। तो बच्चों इसको थोड़ा सा मैं और अच्छे से लिखता हूं, तो जो F एक्सटर्नल बराबर m टोटल इनटू एक्सलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। कुछ चीजें बच्चों यहाँ पे ध्यान देने वाली हैं। जैसे पहली चीज कि इंटरनल फोर्सेस का सम चूंकि जीरो हो रहा है, बच्चों ध्यान से सुनिएगा, इंटरनल फोर्सेस का सम चूंकि जीरो हो रहा है, इसका मतलब इंटरनल फोर्सेस के पास ये काबिलियत नहीं है कि वो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास को चेंज कर पाए। ठीक है, दो फैक्टर आ रहे थे, एक एक्सटर्नल आ रहा था, एक इंटरनल आ रहा था। क्योंकि समेशन ऑफ इंटरनल जीरो हो रहा है, समेशन ऑफ इंटरनल जीरो हो रहा है, तो इस इंटरनल फोर्स के पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये मतलब ये नहीं काबिलियत है कि वो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास को चेंज कर पाए, तो या एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास को ला पाए, चेंज कर पाए मतलब ला पाए। ठीक है, इंटरनल फोर्स जीरो हो रहा है, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास नहीं ला सकता इंटरनल फोर्स। तो कभी भी एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा, तो उसकी वजह केवल और केवल एक्सटर्नल फोर्सेस होंगे। इंटरनल फोर्सेस की वजह से एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास को उसकी वैल्यू नहीं लाई जा सकती। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास केवल और केवल अगर सिस्टम में आएगा तो केवल एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से आएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई बच्चों? पहला पॉइंट क्लियर है सबको? और कभी भी आपको एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है, ठीक है, तो आप हमेशा सिस्टम में एक्सटर्नल फोर्स ढूंढिए, जो टोटल एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है उनका वेक्टर सम करिए, और जो भी सिस्टम का मास है उससे डिवाइड कर दीजिए, आपको एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आ जाएगा। सर अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है फिर क्या करेंगे? बच्चों अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, ठीक है, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, इफ एफ एक्सटर्नल इज जीरो, तो बताइए बच्चों एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा? जीरो। एक्सटर्नल सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। अगर बच्चों एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो होगा तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट हो जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर चेंज होगी तो कुछ एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो अगर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो है तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट हो जाएगा। क्या बच्चों बात सभी को क्लियर है ये? ठीक है, ये पहले ये लिखिए, मैं कुछ नोट बना के आपको पॉइंट्स लिखाऊंगा। ठीक है ठीक है, रुकते हैं बच्चों 1 मिनट। टीपीपी डिस्कशन नहीं होगा बेटा आज, थोड़ा सा पढ़ लेंगे।
नोट बना के लिखवाऊं बच्चों? आपको केवल ये लिखना है ना, थ्योरेटिकल पॉइंट सारे मैं लिखवाऊंगा, बस आप ये लिख लीजिए ताकि जो थ्योरेटिकल पॉइंट्स लिखे वो आपको समझ में आएगी क्यों लिखा गया। बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, आप चले गए बेटा। वेलोसिटी, हाँ पूछिए वेलोसिटी क्या रहेगी? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट रहेगी, एक्सटर्नल फोर्स जीरो रहेंगे ना, एक्सप्लोजन होगा, टूटेगा, तो टूट रहा है वो इंटरनल फोर्सेस वजह से, है ना। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट रहेगी, अगर वो पहले रेस्ट पे था तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे रहेगा। हाँ, हाँ। बच्चों मैं नोट नोट बनाइए, मैं कुछ पॉइंट्स लिखवा देता हूं आपको। इंटरनल लिखिए, पहला पॉइंट, इंटरनल इंटरनल फोर्सेस की वजह से, इंटरनल फोर्सेस की वजह से, इंटरनल फोर्सेस की वजह से एसीएम नहीं आएगा, इंटरनल फोर्सेस की वजह से एसीएम नहीं आएगा, इंटरनल फोर्सेस की वजह से एसीएम नहीं आएगा। हल्द्वानी पाठशाला बेटा पूछ नहीं रहे हैं डाउट तो प्लीज माइक बंद कर लीजिए। इंटरनल फोर्सेस वजह से एसीएम नहीं आएगा। अगला पॉइंट लिखिए बेटा, if f external is 0, if f external is 0, if f external is 0, ACM will be 0, ACM will be 0 and VCM कांस्टेंट रहेगा, and VCM कांस्टेंट रहेगा। ठीक है बच्चों, एक बहुत सिंपल सा सवाल है, सारे बच्चे आंसर करिएगा। एक रॉड है, इस पे ऊपर बच्चों 10 न्यूटन फोर्स लगा दिया गया है, मास ऑफ रॉड इज 2 kg। आपको बताना है बच्चों एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना होगा, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, एक और सिंपल सा सवाल बच्चों, ये डिस्क है, सेंटर से 5 मीटर ऊपर 10 न्यूटन का फोर्स लगाया गया है, इस फोर्स की वजह से पीछे की तरफ फ्रिक्शन आ रहा है, फ्रिक्शन की वैल्यू 2 न्यूटन है, जो ब्लॉक मास है इस स्फीयर का वो 5 किलो है, या स्फीयर का मास बच्चों हम लोग लेते हैं 4 किलो है। आप बता दो बच्चों एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बच्चों इस चीज से फर्क नहीं पड़ता, फोर्स टॉप पे लगाइए, फोर्स नीचे लगाइए, फोर्स मिडवे कहीं पे भी लगाइए, आपको हर सवाल में करना होगा एफ एक्सटर्नल निकालना होगा। तो एफ एक्सटर्नल यहाँ पे नेट कितना होगा, 10 माइनस 2 है ना, तो 8 8 बराबर एम टोटल इंटू एसीएम। तो एसीएम बच्चों
8 डिवाइडेड बाई 4, यहाँ पे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आ जाएगा, और यहाँ पर 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आ जाएगा। ठीक है, आपको इस चीज का ध्यान नहीं रखना है कि फोर्स कहां पे लग रहा है। देखिए, फोर्स की पोजीशन उससे अल्फा में चेंज आएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन में चेंज आएगा, रोटेशन में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन नेट जो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा, वो जितना आपने फोर्स लगाया है इररेस्पेक्टिव ऑफ इट्स लोकेशन, आप सीधा सीधा मास से डिवाइड करके उसमें नेट एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं। ठीक है, किसी को कंफ्यूजन नहीं ना बच्चों यहां तक? ठीक, आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए, एम टोटल इंटू ए सी एम, बच्चों हम लोगों ने ये डिराइव किया कि ये M1A1 प्लस M2A2 प्लस M3A3 एंड सो ऑन, ये होगा। और M टोटल इंटू ACM को ही बच्चों हम लोगों ने F बोल दिया है, नेट फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स। अब इसमें नेट फोर्स लिखेंगे बच्चों, इसका मतलब एक्सटर्नल फोर्स ही है। ठीक है, तो F नेट बराबर M टोटल इंटू ACM, ये बराबर होगा M1A1 प्लस M2A2 प्लस M3A3। मैंने बोला आपको बच्चों कि इफ F नेट इज 0, ठीक है बच्चों, अगर F नेट 0 हो जाए तो हमें पता है कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 हो जाएगा। अब बच्चों, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 होने का मतलब ये, थोड़ा ध्यान सुनिएगा, F नेट 0 अगर मैं लिखता हूं बच्चों, तो इसका ये बिल्कुल सीधा सीधा मतलब है कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 हो जाएगा एकदम, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। लेकिन अगर आप बच्चों F नेट 0 करेंगे तो 0 F नेट जीरो बराबर M1A1 प्लस M2A2 प्लस M3A3 एंड सो ऑन। बेटा, F नेट 0 का मतलब कभी ये नहीं होगा कि पहले वाले पार्टिकल पे फोर्स 0, नहीं, पहले वाले पार्टिकल पे फोर्स कुछ ना कुछ लग रहा है, दूसरे वाले पार्टिकल पे भी कुछ ना कुछ हो सकता है फोर्स लगे, तीसरे वाले पार्टिकल पे भी कुछ फोर्स लगे। तो इंडिविजुअल पार्टिकल पे हो सकता है फोर्स लगे, लेकिन जब आप पूरे नेट फोर्स निकालोगे, उन सब फोर्सेस का वेक्टर सम करोगे तो 0 आ जाएगा। तो नेट फोर्स 0 का मतलब कभी ये नहीं होता कि हर एक इंडिविजुअल पार्टिकल पे फोर्स 0 होगा, इंडिविजुअल पार्टिकल पे फोर्स हो सकता है। और एसीएम 0 होने का मतलब बच्चों कभी ये नहीं होगा कि A1 भी 0 है, A2 भी 0 है, A3 भी 0 है, इसका ये मतलब नहीं होता। ठीक है, कहने का क्या, मैं एक बार फिर समझाता हूं। अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 होगा, इसमें कोई समस्या नहीं है। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 होने का मतलब ये नहीं है बच्चों की इंडिविजुअल पार्टिकल का एक्सेलरेशन 0 होगा, नहीं। इंडिविजुअल पार्टिकल्स का एक्सेलरेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 होगा तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 100% 0 होगा। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 होना कभी ये गारंटी नहीं करता कि A1 A2 A3 इंडिविजुअल 0 होंगे, उन पे फोर्सेस लग सकते हैं, उन पे कुछ एक्सेलरेशन हो सकते हैं, लेकिन अगर आप उनका एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालोगे तो वो 0 होगा। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? ये मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको और क्लियर होगा। बच्चों, जैसे ये मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज है और ये माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है, इस पे इधर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा और इस पे इधर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, अगर मैं आपसे बोल दूं कि इस पूरे सिस्टम पे ये जो पूरा प्लस माइनस क्यू चार्ज, ये पूरा सिस्टम है, इस पे लगने वाला बेटा एफ एक्सटर्नल कितना है, एक्सटर्नल फोर्स कितना है बेटा इस पे? 0। 0 एफ एक्सटर्नल, या बच्चों एफ नेट भी कह दूंगा तो भी 0 है। क्यों एफ नेट 0 कैसे हो गया? देखिए, एक्सटर्नल, ये दोनों इंटरनल है, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। सर, हम सवालों में कैसे पहचानेंगे इंटरनल फोर्सेज हैं या नहीं? देखिए बच्चों, इंटरनल फोर्सेस हमेशा कपल में आएंगे। अकेला अगर फोर्स है तो इसका मतलब वो इंटरनल नहीं है। जैसे ये दोनों देखिए कपल, इधर और इधर एक्शन रिएक्शन पेयर के फॉर्म में, तो नेट फोर्स 0। नेट फोर्स 0, तो बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दो पार्टिकल, मान लीजिए इसका मास 2 किलो है, इसका मास 4 किलो है, तो बच्चों इनका एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना होगा? एक्सटर्नल फोर्स नेट फोर्स 0 है तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना होगा? एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0। बच्चों, इसमें कोई कंफ्यूजन? एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स या नेट फोर्स 0 है। अब बच्चों ध्यान सुनिएगा, मैं अगर आपसे बोलूं कि पहले वाले पार्टिकल का एक्सेलरेशन A1 और दूसरे वाले पार्टिकल का एक्सेलरेशन, तो मैं क्या बच्चों ये भी बोल सकता हूं क्या कि A1 भी 0 होगा और A2 भी 0 होगा? ये स्टेटमेंट सही है बच्चों, ये गलत है? गलत है। कारण क्या है बच्चों, A1 और A2 क्यों 0 है, क्यों 0 नहीं होंगे? हाँ, हाँ, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है, लेकिन अगर आप इस पार्टिकल पे देखिए तो इस पे F1 है, इस पार्टिकल पे देखिए तो इस पे F2 है। तो अगर इस पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है तो इसका एक्सेलरेशन कहां से 0 होगा? नहीं होगा। इस पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है तो इसका भी एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा। मेरी बात समझ में आई बच्चों आप सभी को? एक और एग्जांपल देखिए, ध्यान से जवाब दीजिएगा। हाँ, समय हो रहा है मुझे पता है, आप परेशान मत होइए, ज्यादा समय नहीं लूंगा। M1 M2 दो पार्टिकल है, इधर ग्रेविटेशनल फोर्स, इधर ग्रेविटेशनल फोर्स, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना होगा बच्चों यहाँ पे?
0, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं बच्चों, ये दोनों कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो नेट फोर्स 0, इसलिए एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0। अगला स्टेटमेंट बताइए बच्चों, A1 नॉन जीरो, A2 नॉन जीरो, सही है गलत है? सही है गलत है बताओ? सही है, क्योंकि इस पे फोर्स लग रहा है, ये एक्सेलरेट होगा बेटा, इस पे फोर्स लग रहा है, ये भी एक्सेलरेट होगा, लेकिन एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 होगा। अगला स्टेटमेंट देखिए बच्चों, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट। ACM 0 तो क्या बच्चों, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट, बोलिए ठीक है ना? अच्छा, एक और बोल रहा हूं बच्चों, V1 कांस्टेंट, V2 कांस्टेंट। V1 और V2 कांस्टेंट नहीं होंगे बच्चों, ये गलत है। इसका कारण क्या है बच्चों, V1 V2 क्यों कांस्टेंट नहीं होंगे? हाँ, A1 A2 नॉन जीरो है, तो V1 और V2 तो कांस्टेंट नहीं हो सकते, यानी इसकी हर मोमेंट पे स्पीड चेंज हो रही होगी, होना भी चाहिए बच्चों, क्योंकि फोर्स लग रहा है, एक्सीलरेशन आएगा, हर मोमेंट पे स्पीड चेंज होगी। इसकी भी हर मोमेंट पे स्पीड चेंज होगी, क्योंकि फोर्स लग रहा है, एक्सीलरेशन आएगा। तो क्लियर हुआ जो मैंने आपको यहाँ पे बताई ये सारी चीजें? ठीक है बच्चों, ये नोट कर लीजिए, फिर मैं सवाल मतलब लिखवाऊंगा आपको। बोलिए बोलिए बोलिए। राइट। देखो, जो सवाल पूछ रहे हो बेटा, आप उसको फ्रेम करिए अच्छे से। ये बात सही है, मैंने आपको बोला कि एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा तो एक्सेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 होगा। अब आप डाउट पूछिए। हाँ, अगर आप एक पार्टिकल केवल देख रहे हैं, केवल इसको, ठीक है। अरे राजा बेटा, इंटरनल तो इंटरनल, देखिए कपल में एग्जिस्ट करते हैं, दो फोर्स होने चाहिए इंटरनल के लिए। जैसे आप केवल इस पार्टिकल पे फोकस करेंगे, तो ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल थोड़े हुआ, ये तो एक पार्टिकल ही हो गया ना। सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए कम से कम दो तो हो, एक होगा तो वो सिस्टम ऑफ पार्टिकल कहां, वो तो एक पार्टिकल ही हो गया। आप उस पे इंटरनल फोर्स लग ही नहीं सकते, इंटरनल फोर्स लगने के लिए कम से कम दो चाहिए होंगे। और और मैंने बोला ही नहीं कि देखो इसका एक्सलेशन, मैंने बोला एक्सलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास सिस्टम का होता है, और सेंटर सिस्टम बनने के लिए कम से कम दो पार्टिकल चाहिए होगी। अगर तुम केवल इसको ही देखोगे तो ये सिस्टम है ही नहीं, इसका सेंटर ऑफ मास होगा नहीं, इसकी ये तो यही पार्टिकल ही सेंटर ऑफ मास होगा। सेंटर ऑफ मास आप सिस्टम का डिफाइन करते हैं ना। और फिर तुम्हारी बात सही भी है कि एसीएम 0 है, पर इसका तो एक्सेलरेशन है, देखो मैंने बोला A1 नॉन जीरो, इसका भी एक्सेलरेशन है, देखो A2 नॉन जीरो। यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट होगी, लेकिन V1 नॉन जीरो होगा और V2 भी नॉन जीरो। नोट बनाइए बच्चों, लिखिए पहला पॉइंट। 2 मिनट थोड़ा सा बच्चों, हम लोग एक्स्ट्रा क्लास जाएगी आज, 2 मिनट बस, ज्यादा नहीं लूंगा सब। लिखिए लिखिए। हम्म। नोट बनाइए बच्चों, लिखिए। एसीएम, एसीएम बराबर 0, एसीएम बराबर 0, एसीएम बराबर 0 नेवर इंप्लाइज, नेवर इंप्लाइज, एसीएम बराबर 0 नेवर इंप्लाइज, एसीएम बराबर 0 नेवर इंप्लाइज A1 बराबर 0, कॉमा A2 बराबर 0। नेवर इंप्लाइज A1 बराबर 0, A2 बराबर 0। उसी में कंटिन्यू कर लीजिए बच्चों। A1 A2, A1 A2
नॉन जीरो A1 A2 ACM बराबर 0 नेवर इम्प्लाइज A1 A2 0 A1 A2 A1 A2 नॉन जीरो A1 A2 नॉन जीरो भी हो सकते हैं। A1 A2 नॉन जीरो भी हो सकते हैं। पूरा स्टेटमेंट ठीक है, ठीक है। अच्छा चलिए, घबराइए नहीं, मैं एक ये वाला स्टेटमेंट लिखा देता हूँ। फिर बाकी का डिस्कशन इसी वाली स्लाइड से हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। मैं एक जो स्टेटमेंट अभी बोला हूँ वो लिखवा देता हूँ आपको फिर से। ACM 0, हाँ, ACM 0 नेवर इम्प्लाइज A1 A2 0, उसी में कंटिन्यू करना है। A1 A2 नॉन जीरो भी हो सकते हैं। A1 A2 नॉन जीरो भी हो सकते हैं। ठीक। अब बच्चों इसी स्लाइड से मैं आगे कंटिन्यू करूंगा, मुझे एक दो पॉइंट्स और लिखवाने हैं लेकिन समय नहीं मिला है आज, तो चलिए। हाँ, मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में। थैंक यू, थैंक यू, बाय बाय, बाय बाय, बाय बेटा, बाय बच्चों, यू टू, थैंक यू। बोलिए बेटा। बिल्कुल, आप भी ध्यान रखिए, थैंक यू।